Welcome everyone. I welcome all of you to Dakshina e-learning platform, and today we are going to have the biology paper discussion of major test 3. तो ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं मेजर टेस्ट 3 के बायोलॉजी डिस्कशन को. See, the first question that we have here is how many statements are or is belong to gamma cup. ठीक है बेटा, तो गेम्मा कप जो होता है ये एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ रखा है, ब्रायोफाइटा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, पूछ रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट गेम्मा कप के लिए सही हैं. यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रीन इन कलर, मल्टीसेलुलर बर्ड, एंड डी है पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो जो गेम्मा कप होता है वो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और ग्रीन इन कलर होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1. इसके 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी के 2 गलत हैं. 92 देखेंगे बेटा. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन. ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड किन दोनों के बीच में बनता है? देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ P साइट अमीनो एसिड एंड NH2 ग्रुप यानी कि अमोनिया ग्रुप, सॉरी ये अमोनिया या अमीनो ग्रुप ऑफ द A साइट अमीनो एसिड. ठीक है, तो याद कीजिए यहाँ पर हमने देखा था कि ये आपका राइबोसोमल सब यूनिट है, इसमें 3 साइट्स होते हैं. ओके, A, P एंड E साइट. अब यहाँ पे A साइट पे अगर मान लीजिए कि एक अमीनो एसिड है, एक tRNA है विथ इट्स कॉग्नेट अमीनो एसिड, और P साइट पे ये आपका दूसरा क्या है? tRNA है विथ इट्स कॉग्नेट अमीनो एसिड लिंक्ड टू अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन. तो करता क्या है, जो आपका राइबोजाइम है जो कि यहाँ पे 28S या 23S RNA होगा, वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेगा और ये जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन है इसको ला करके जोड़ेगा विथ द अमीनो एसिड अटैच्ड टू द tRNA ऑन द A साइट. ठीक है बेटा, तो होता क्या है कि ये आपका P साइट पे जो अमीनो एसिड है उसका COOH ग्रुप और P साइट पे का, और A साइट का जो एक अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप, यहाँ पे R चेन होगा. इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका? इसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ. एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, वाटर निकल जाएगा और ये निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बना? P साइट वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और A साइट का NH2 ग्रुप. ओके, इससे होता क्या है, ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो पॉलीपेप्टाइड आपका चेन बनेगा, सपोज दिस इज योर पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें कि ये आपका पहला अमीनो एसिड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, राइट. जो लास्ट आपका अमीनो एसिड होगा इसका COOH ग्रुप फ्री होगा और जो फर्स्ट होगा उसका NH2 ग्रुप होगा फ्री. ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका क्या होगा? NH2 फ्री होगा और इसको हम लोग बोलते हैं N टर्मिनस, यानी कि N टर्मिनस क्या है? स्टार्ट साइट है, और इसको हम बोलते हैं C टर्मिनस जो कि आपका एंड है. ओके, तो हर एक पॉलीपेप्टाइड के 2 चेन होंगे, सॉरी 2 एंड्स होंगे, N एंड C, N टर्मिनस एंड C टर्मिनस. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 92 से हमने एक और फैक्ट सीख लिया है अभी. ग्रेट. N टर्मिनस क्या होता है, C टर्मिनस क्या होता है. वैसे क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2. ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे हम लोग. Which of the following chemical inhibit electron flow between P700 and FD? बेटा P700 का मतलब क्या है? We are talking about PS1. ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
PS1, ये क्या होता है P700, और जब ये एक्साइट होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली किसको देता है, फेरिडॉक्सिन को, और फेरिडॉक्सिन फिर लेकर के रिड्यूस हो जाता है किसमें, FDH2 में, करेक्ट। ये जो P700 से फेरिडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इस फ्लो को रोकता कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इनहिबिटर कौन है इसका, देखो बेटा DCMU डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया तो नहीं है इसका, PAN भी नहीं है, PAN जो है आपने सेकेंडरी पॉलिटेक में पढ़ा था। पैराक्वेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पैराक्वेट एक केमिकल है जो कि इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकता है, इनहिबिटर है, याद रखेंगे पैराक्वेट, ठीक है। CMU DCMU के जैसा ही काम करता है, ये डाइक्लोरो की जगह सिर्फ क्लोरोमिथाइल यूरिया होता है, ओके। डिकपलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं ये, याद रखेंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे हम लोग, 94, ओके। How many documented varieties of basmati rice are grown in India? Again NCERT का straightforward line है ये, NCERT का line है। There are 27 basmati varieties of rice that are grown in India. Option number 4. 95. Which of the following techniques are used in analyzing restriction fragment length polymorphism? RFLP restriction fragment length polymorphism को analyze करने के लिए हम लोग use करेंगे electrophoresis। हाँ जी, electrophoresis से क्या होगा, the DNA fragments of different length, अलग अलग length के जो DNA fragments होंगे वो separate हो जाएंगे on the basis of their size, okay। और electroporation ये तो यूज नहीं कर सकते, मिथाइलेशन भी नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस आर 2 टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनको अलग अलग पीसेस में कट करेगा और सबके अलग अलग क्या होंगे, लेंथ होंगे, अलग अलग इसका मतलब साइज होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज इनका सेपरेशन कौन करेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 A and D, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, जो ऑप्शन 3 होना चाहिए वहाँ पे भी 4 लिख दिया गया है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, फ्रॉग हाइबरनेट्स टू। बेटा फ्रॉग हाइबरनेट, देखिए हाइबरनेशन जो वर्ड होता है ये यूज ही हम करते हैं फॉर विंटर स्लीप, किसके लिए, विंटर स्लीप। एंड एनिमल्स शो हाइबरनेशन टू अवॉइड हार्श विंटर, ठीक है। तो फ्रॉग भी किसके लिए हाइबरनेशन शो करेगा, टू अवॉइड विंटर सीजन, हार्श विंटर सीजन। ऑप्शन नंबर 3। 97 देखेंगे, बल्क ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू RBC where it joins loosely with Fe2 plus ion of hemoglobin to form bright red oxyhemoglobin. The process is called, देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि जो Fe2 plus है of hemoglobin, it binds with oxygen O2 to form HbO2 oxyhemoglobin, right? Fe2 plus of Hb binds with oxygen to form oxyhemoglobin Hb, और ये जो है ये ब्राइट रेड कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राइट रेड। और ये कैसा होता है, डल रेड या पर्पलिश रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश दिखता है, ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, देखिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन। हम इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के आयरन के ऑक्सीडेटिव स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन पहले भी Fe2+ था, इसके बाद भी Fe2+ स्टेट में ही रहता है, इसीलिए सिंस आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे। ये क्या है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके। ग्रेट।
क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे हम लोग। 98, which option is incorrectly matched? Okay, eco R1 produces a sticky end, that is true. DNA ligase multiplication of DNA molecule, नहीं जी, DNA ligase का काम क्या होता है? To form phosphoester bond. वो क्या करता है? दो DNA फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स, करेक्ट? वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल कौन करता है? DNA पॉलीमरेज। ओके, इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। थर्ड बोल रहे हैं ओरी कॉपी नंबर, दैट इज करेक्ट। जो आपका ओरी होता है वो क्या करता है? कॉपी नंबर करता है। देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली ओरी जो है वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ओरी के साथ में लगा होता है ROP। ओके, ROP यानी कि रॉप जीन, वो मेंटेन करता है कॉपी नंबर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आंसर हम लगाएंगे यहाँ पे सेकंड, DNA लाइगेज मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। ओके, फोर्थ है सिलेक्शन मार्कर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, दैट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो 98 का आंसर लगाएंगे सेकंड। 99, अ टेबल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन डिफरेंट एरिया इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया है और उसके बगल में डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, 5 टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स दिए हुए हैं, और हर एक ग्रुप में कितने अलग अलग तरह के स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहे हैं कि विच एरिया इज सीमिंगली मोर डाइवर्स, कौन सा एरिया ज्यादा डाइवर्स है? जिस एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे वो एरिया ज्यादा डाइवर्स होगा, यानी कि उसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए दो ऐसे एरिया हैं जिनमें कि सेम नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, तब हम क्या देखेंगे कि किसमें पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, या नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज किसमें अधिक है। ठीक है ना, अगर हम इस टेबल को देख रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? जो थर्ड एरिया है उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, और हर एक ग्रुप में यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज भी क्या है? अधिक है। ठीक है, इसीलिए जो थर्ड एरिया है इसकी डाइवर्सिटी बाकियों से ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, क्या सीखा है हमने कि किसी भी एरिया की या किसी भी इकोसिस्टम की अगर आपसे डाइवर्सिटी पूछे तो आपको क्या ध्यान देना है कि वहां पे कितने अलग अलग तरह के टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, और आई मीन कि किस एरिया में ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कितने अधिक हैं। सबसे प्रायोरिटी इसको देना है। सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है? नंबर ऑफ स्पीसीज को। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? नंबर ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? नंबर ऑफ स्पीसीज को। ठीक है, और इन दोनों के ही बेसिस पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहा है? एरिया नंबर 3, ऑप्शन 1। 100th question says ecology at organism level is known as। देखिए बेटा, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो इकोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, ये हमने क्लास में ऑलरेडी देख रखा है। ओके, ऑर्गेनिज्मिक लेवल को ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ इकोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्यों इसलिए बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो इकोलॉजी है ना, वो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट विद दिस न्यू इन्वायरमेंट या दिस इकोसिस्टम। और ये जो आपका एडेप्टेशन होता है यूजुअली किस लेवल पे होता है? एट द फिजियोलॉजिकल लेवल, जैसा कि हमने देखा था इन केस ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, सो जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ इकोलॉजी इज आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, याद रखेंगे इस फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। क्रोमोसोम विद सब टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज। सब टर्मिनल क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, हमारे पास कितने तरह के होंगे? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ठीक है,
102 यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आपका किसका है? पैपेवर सोमनिफेरम का है, पॉपी प्लांट का है। पूछ रहा है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है डिप्रेसेंट है, दूसरा स्टिमुलेंट, हेलुसिनोजन या हिप्नोटिक। देखिए बेटा, पॉपी प्लांट से हमें मिलता है ओपियम, एंड ओपियम इज अ स्ट्रॉन्ग डिप्रेसेंट, इसीलिए हम इसको एज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव भी यूज करते हैं इन पोस्ट सर्जरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। 103 गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन is the loss of water in the form of water droplets through the hydrathodes in herbaceous plants। ठीक है, यही हमने पढ़ रखा है। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। 104 देखेंगे, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट 5th to 7th डे में कहाँ पहुँचता है? यूट्रस में, और वहाँ यूट्रस में पहुँच करके ये क्या करता है? इसके जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो आपके कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोमेट्रियम के कुछ पार्ट को ये क्या करता है? खा जाता है, वहाँ पे गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में ये डिप हो जाता है और ऊपर से एंडोमेट्रियम की एक लेयर आकर के इसको कवर कर देती है, एंड वी से इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड। राइट, तो ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टोसिस्ट जो आकर के इम्प्लांट होता है, इसी को हम लोग अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। ठीक है, 105 गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट बायोम्स, आइडेंटिफाई देम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला दिया है परमाफ्रॉस्ट कंडीशन, डेसिडुअस परमाफ्रॉस्ट कंडीशन, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, डेसिडुअस फॉरेस्ट, स्कैंटी वेजिटेशन, मैक्सिमम लीचिंग एंड 30 to 40 मीटर टॉल ट्रीज। देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में परमाफ्रॉस्ट कंडीशन नहीं होता है, परमाफ्रॉस्ट कंडीशन होता है टुंड्रा में। ओके, रिच इन बायोडाइवर्सिटी कौन होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डेसिडुअस ट्रीज कहाँ होंगे? आपके डेसिडुअस ट्रीज होते हैं आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट में। ओके, और वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पार्ट होता है। स्कैंटी वेजिटेशन, स्कैंटी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट में। मैक्सिमम लीचिंग होगी कहाँ? रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड 30 to 40 मीटर टॉल ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें से बी, ई एंड एफ आर कैरेक्टर्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया है ग्रासलैंड में बी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ये नहीं होगा। रिच इन बायोडाइवर्सिटी कौन होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसलिए ये गलत है। ओके, सी और डी की अगर हम बात करें, डेसिडुअस ट्रीज ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, यूजुअली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ट्रीज बहुत ही कम होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, एंड दे कैन बी डेसिडुअस और एवरग्रीन। ओके, डी बोल रहा है स्कैंटी वेजिटेशन, नहीं बेटा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में स्कैंटी वेजिटेशन नहीं होता है। डेजर्ट में सी, डेसिडुअस ट्रीज भी नहीं होंगे, डी स्कैंटी वेजिटेशन होगा, एफ 30 to 40 मीटर टॉल ट्रीज तो डेजर्ट में बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। टुंड्रा में ए, परमाफ्रॉस्ट कंडीशन होता है लेकिन रिच इन बायोडाइवर्सिटी नहीं होता है, और ई, मैक्सिमम लीचिंग भी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। 106 देखेंगे, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम एग्जिबिट ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी प्लान, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है बेटा, ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी प्लान होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए और बाइलेटरल सिमेट्री होना चाहिए। आंसर क्या होगा? प्लैटीहेल्मिन्थस, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आंसर 3 होगा। 107 देखेंगे, What type of tissue is usually present in the pulp of fruit? देखिए बेटा, pulp of fruit is the edible part of the fruit and it is parenchymatous। किसका बना हुआ है? parenchyma का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 108 देखेंगे, which one of the graphs show the effect of temperature on the velocity of a typical enzymatic reaction? किसका
इफेक्ट देखना आपको टेम्परेचर का। देखिए बेटा, टेम्परेचर हो या पीएच हो, दोनों के केस में एंजाइम वेलोसिटी का जो कर्व होता है वो बेल शेप होता है। कैसा होगा? बेल शेप, ऑप्शन नंबर 3। ओके ग्रेट। तो जब भी हम लोग देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ऐसा दिखेगा, राइट। दिस इज आइदर पीएच और टेम्परेचर, दोनों के ही केस में आपका जो एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ होगा, एंजाइम एक्टिविटी, वो कैसा होगा? बेल शेप होगा, जिसमें हम क्या देखेंगे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या पीएच पे आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस पीएच या टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर, ठीक है। और अगर आप ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर के किसी भी साइड में जाओ, लोअर साइड या हायर साइड, द एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम विल डीनेचर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंजाइम का खराब हो जाएगा, इसीलिए एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे इसके लिए। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 109, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इज। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले बीच में क्या बनता है? फ्रैगमोप्लास्ट। ये देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक प्लांट सेल है और इसमें दो अलग अलग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। तो सबसे पहले बीच में किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रैगमोप्लास्ट का। दिस इज फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। और ये फ्रैगमोप्लास्ट बनता किससे है? फ्रॉम द डेब्रीज ऑफ द मदर सेल, और उसमें भी कौन? ERGC, इन सबों से, ठीक है। स्लोली ये जो आपका फ्रैगमोप्लास्ट है, ये आउटर फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड क्या होगा? ग्रो होगा, और ग्रो होकर के ये पूरे के पूरे सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है जी। तो और जैसे ही सेल प्लेट बनेगा तो अब ये पूरा का पूरा सेल प्लेट बन जाएगा, दोनों साइड से सेल प्लेट बनेगा और बीच में फिर मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड नाउ दीस आर टू डॉटर सेल्स व्हिच आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, फ्रैगमोप्लास्ट, सेल प्लेट एंड देन मिडिल लैमेला। ओके 110 देखेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, पूछ रहा है हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली एब्सेंट, बिल्कुल गलत बात है, होगा। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। मीसोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 5, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर्स आर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो 3 ऑप्शन सही है किसके लिए? प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, ऑप्शन नंबर 1। 111 देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एड्स इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। नहीं जी, एड्स इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, एड्स इज इट्स अ वायरल डिजीज, ठीक है। स्लाउड सेल्स ऑफ बेनाइन ट्यूमर रीचेस डिस्टेंट साइट, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। नहीं जी, ये आपको बेनाइन ट्यूमर में नहीं होगा बल्कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। IgA एंटीबॉडी इज डाइमर फॉर्म, यस IgA इज सिक्रीटरी एंटीबॉडी और ये डाइमर फॉर्म में होता है, डाइमेरिक होता है, बिल्कुल सही बात है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय वायरस, नहीं जी, मलेरिया कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, राइट। तो ये भी गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 4। 112 देखेंगे, फ्लावोनॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स आर, देखिए बेटा, फ्लावोनॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्यों? क्योंकि ये सेल के जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है, ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं होता है,
ये किससे रिलेटेड होता है? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से, इसलिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर 3। ओके, ग्रेट। 113, इफ इन अ पॉन्ड, ठीक है, मान लीजिए कि एक पॉन्ड में देयर आर 40 लोटस ट्रीज एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन 10 मोर न्यू प्लांट्स आर एडेड टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन टू 50, द बर्थ रेट इज, बेटा ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा एग्जांपल लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.25 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आपको बर्थ रेट निकालना है, ठीक है, तो बर्थ रेट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन पॉपुलेशन साइज, initial population size, not final, initial population size into 100. Sorry, this will be birth rate. Okay, और ये कहाँ निकलेगा? This will be in unit time. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स कितने थे? 10 लोटस प्लांट्स का इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितना था? 40. So it's like 1/4, that is 0.25 birds per lotus per year. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे हम लोग। 114, ओके, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही कॉम्बिनेशन है। ए जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ देखिए जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर है डिटेक्ट। डिटेक्शन का काम कौन करता है? बेसिकली में ये क्या होगा? सेंसरी ऑर्गन। ये क्या होगा? सेंसरी ऑर्गन, वही डिटेक्शन का काम करते हैं। डिटेक्ट कौन करेगा? सेंसरी ऑर्गन, करेक्ट। और यहां से एक ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा उल्टा बना रहा हूं। ओके, ए यहां पे लिखा हुआ है और ये है एफरेंट। ऑब्वियसली ये एफरेंट नर्व है जो इसको कहां लेके जा रहा है? स्टिमुलस को सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पास। और यहां से बी जो है वो मैसेज को कैरी करके ला रहा है और लाने के बाद इसके दो पार्ट में इसका डिवीजन हो जा रहा है। एक चला जा रहा है स्मूथ मसल्स को और दूसरा चला जा रहा है स्केलेटल मसल्स को। जो स्केलेटल मसल्स को गया है उसको हमने बोला है सी और जो स्मूथ मसल को गया है उसको हमने बोला है डी। ओके, और स्मूथ मसल का जो डिवीजन है वो फर्दर डिवाइड कर जा रहा है किसमें? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसका मतलब डी क्या है? इट इज एएनएस। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसके ये दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, सी क्या है? सी इज योर एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, एसएनएस है। सी क्या है? सॉरी, डी क्या है? डी इज योर इफरेंट। इफरेंट ब्रांच है। और आपका 3 में, सॉरी ए में एफरेंट क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है बेटा, सो ए जो है वहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। बी इज योर इफरेंट नर्व, C is your SNS somatic nervous system and D is your ANS autonomic nervous system. Okay? I hope इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ रखा है, स्पेशली रिफ्लेक्स आर्क वाला पोर्शन अगर पढ़ रखा है तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे।
टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ जी, अगर मान लीजिए हम लोग दो डीएनए स्ट्रैंड की बात करें, सपोज कीजिए दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर एक और मेरा डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर मेरे पास ए है, टी जी सी ए टी जी, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ए टी जी सी ए टी, ये आपस में ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। दिस इज स्ट्रैंड फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज मे बी सेकेंड स्ट्रैंड। ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो बेस पेयरिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ये उसी के हेल्प से क्या रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट जो होता है बेटा, वो प्लांट का वो पार्ट होता है जिसको कि हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में। ठीक है, और इसको यूज करने से पहले हम स्टेरिलाइज करते हैं, यानी कि उस पर अगर कोई भी माइक्रोब्स है तो उसको हम किल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ब्लीच से। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज नथिंग बट ब्लीच। ओके, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल स्टेरिलाइजेशन के काम में नहीं आता है, अगार अगार भी नहीं आता है, और अमोनियम नाइट्रेट से भी नहीं करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन 1। 117 देखेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स कट बाय आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी सेपरेटेड बाय एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और ये सेपरेशन किसके बेसिस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 118 देखेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का RQ वैल्यू क्या है। ठीक है, RQ वैल्यू क्या होता है बेटा, RQ इज रेस्पिरेटरी कोशेंट, और ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड, रिलीज्ड अपॉन कंज्यूम्ड। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज 102 एंड अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज 145। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी विल बी लेस देन 1, है ना, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पे लेस देन 1 का एक ही ऑप्शन है, दैट इज 0.7, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.7। इसका मतलब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, दैट इज TGA। ओके, ट्राइग्लिसराइड। एक्चुअली में ये 3 पैल्मिटिक एसिड्स हैं ऑन अ ग्लिसरॉल। ओके, तो ये एक तरह का क्या है, सिंपल लिपिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, इन मार्जिनल प्लासेंटेशन द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड अलोंग द मार्जिन ऑफ सिंगल कार्पेल। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल्स की, इट इज ऑन 2 रोज, 2 रोज में ऑन द मार्जिन ऑफ अ सिंगल ओवरी अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का इन मार्जिनल प्लासेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 120 देखेंगे, विच इंसेक्ट इज नॉट यूजफुल फॉर इकोनॉमिक पर्पस, बॉम्बेक्स मोरी सिल्क वर्म है, लैसिफर लाका से हमें लैक मिलता है, लैक इंसेक्ट है, एपिस इंडिका इज हनी बी, इससे हमें हनी मिलता है। तो ये तीनों क्या है, कमर्शियली या इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट है। लोकस्टा इज अ ग्रीगेरियस पेस्ट, है ना, तो ये पेस्ट है हमारे क्रॉप्स के लिए, इसीलिए इट इज नॉट यूजफुल, रादर ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। 121 देखेंगे, इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन the ammonia synthesis by nitrogenase enzyme requires a very high input of energy and that is again straight forward NCERT का क्वेश्चन है। वहाँ पे 16 ATP लग करके एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से N2 से 2 अमोनिया बन रहा था, तो एक अमोनिया बनने में कितना लगा, 8 ATP, ऑप्शन नंबर 3।
8 ATP फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 122 व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। और ये जो पिरामिड है इसमें देखिए सबसे बेस पे हमने इन्फेंट्स को रखते हैं हम लोग, ठीक है, और उनका नंबर सबसे अधिक है, यानी कि प्री एडल्ट चाइल्ड्स को रखते हैं। बीच में हम किसको रखते हैं? एडल्ट को, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बीइंग्स इन रिप्रोडक्टिव एज, और ऊपर में किसको रखते हैं? ओल्ड एज पॉपुलेशन को। इसमें देखो जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसका नंबर अधिक है देन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसका मतलब क्या है? ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। ओके, सो ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसका है? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का। 123 देखेंगे, एक इमेज दी हुई है जिसमें कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ है उनका अरेंजमेंट दिया हुआ है। दूसरा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर सही क्या होता है? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऑप्शन नंबर 3। 124 देखेंगे, which of the following imaging technique uses strong magnetic fields to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue and detect cancer। तो ऐसा इमेजिंग टेक्निक जो कि कैंसर में भी यूज होता है प्लस पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, एंड दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर 3। ओके, 125 देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टैक्सा इन असेंडिंग सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। देखो बेटा ध्यान रखिए कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लगाएंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसको लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, पैंथेरा इज योर जीनस, ओके, पोएसी इज योर फैमिली, पॉलीमोनियल्स इज ऑर्डर एंड मोनोकोटिलिडनी इज योर क्लास। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? CABD, ऑप्शन 1। 126 देखेंगे, 126 which of the following set of human ancestors had cranial capacity less than or around 1000 cc। ठीक है, तो देखो बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड निंडरथल मैन, निंडरथल मैन का तो अधिक है, ओके, निंडरथल एंड क्रो-मैग्नन मैन इनका भी अधिक है, 1400 से लेकर के 1650 तक है। ओके, होमो इरेक्टस एंड क्रो-मैग्नन मैन, क्रो-मैग्नन मैन का अगेन अधिक है। होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, हाँ जी, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस दे हैव अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 900 cc। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? लेस देन 1000 cc। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। 127 a DNA strand is directly involved in the synthesis of all of the following except। तो DNA strand is directly involved in synthesis of tRNA, क्योंकि tRNA किससे बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। mRNA बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। न्यू DNA strand रेप्लिकेशन से बनेगा, उसमें भी टेम्पलेट DNA डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। प्रोटीन, प्रोटीन में DNA डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, हाँ जी, क्योंकि DNA से RNA बनेगा और फिर RNA से प्रोटीन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। 128 देखेंगे, व्हाट इज हिडन हंगर। बेटा हिडन हंगर हम बोलते हैं इज डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। ठीक है, अगर किसी को भरपेट खाना मिल रहा है लेकिन वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें प्रोटीन की कमी है, विटामिन्स की कमी है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो हम बोलते हैं इसको हिडन हंगर। ठीक है, अच्छा हिडन हंगर से होगा क्या? हिडन हंगर से आपको माल न्यूट्रिशनल डिजीजेस होते हैं लाइक कवासियोरकर। ओके, ग्रेट। तो हिडन हंगर क्या होगा? when people suffer from deficiency of micronutrient, protein or vitamin, option number 1 is your correct answer। ठीक है, ओके। 129 देखिएगा, if male is impotent and female is fertile, then what possible assisted reproductive technology is used for treating the infertility in particular couple। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि इन्होंने बोला है मेल इज इम्पोर्टेंट नॉट इनफर्टाइल। ठीक है, इन्होंने बोला क्या है? मेल इज इम्पोर्टेंट, मतलब क्या है कि मेल इज एबल टू प्रोड्यूस फुल्ली फंक्शनल
sperm and the sperm count and motility everything is fine in the semen. The only problem is कि ये जो मेल है ये फीमेल बॉडी में अपना सीमेन डिपॉजिट करने में फेल हो रहा है. ओके, इट इज अनेबल टू डिपॉजिट सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी. दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंसी. ओके, इट इज इम्पोर्टेंट नॉट इनफर्टाइल. ठीक है, ध्यान रखेंगे. तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कलेक्ट द सीमेन फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड आर्टिफिशियली वी कैन इंसेमिनेट द फीमेल. प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. हाँ जी. एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टाइप क्या होता है? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूट्रस में सीमेन का या हाई अप इन वेजाइना डिपोजिशन ऑफ द सीमेन. ठीक है, तो इस कपल के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. ओके, इनको गिफ्ट या एम्ब्रियो ट्रांसफर की जरूरत नहीं है. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. 130 फोम आर कंसर्न्ड विथ. फोम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स. ठीक है, अगर आपको केस स्टडी याद है तो फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स आर फाउंड इन अर्काटा विलेज ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए. और उन्होंने क्या किया? दे हैव क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ 6 मार्सलैंड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. हाँ जी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. ओके, तो फोम्स आर कंसर्न विथ ऑप्शन नंबर 2 इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, याद है? ओके, सो 131. So 131 ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, डायूरेसिस इज द कंडीशन इन विच excessive the excretory volume of urine increases, the excretion quantity of urine increases, the kidney fails to excrete urine and the water balance of body is disturbed. ठीक है बेटा, तो डायूरेसिस कंडीशन क्या होता है? डायूरेसिस हम बोलते हैं अगर बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन का क्या हो? रिलीज हो, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं डायूरेसिस. और इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो ऑस्मोलर बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. द वाटर बैलेंस ऑफ आवर बॉडी इज डिस्टर्ब्ड. ठीक है, एक्सक्रीटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन तब भी इंक्रीज होता है व्हेन वी आर हैविंग एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, तब भी इंक्रीज होता है. लेकिन उस केस में हमारा ऑस्मोलर बैलेंस, जो वाटर बैलेंस है बॉडी का, वो नहीं बिगड़ता है. ठीक है, जबकि डायूरेसिस में क्या होगा? हमारा वाटर बैलेंस बिगड़ जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर. 132 बात करेंगे. रिगर मॉर्टिस इज. रिगर मॉर्टिस क्या होता है बेटा? मरने के बाद ना जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ही स्टिफ हो जाती है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही रह जाते हैं. उसके बाद उनके शेप में कोई चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, सो रिगर मॉर्टिस जो है ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, नॉट बिफोर डेथ. इट इज आफ्टर डेथ, याद रखेंगे. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एटीपी. ठीक है, सारी एटीपी खत्म हो जाती है, मसल्स जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में लॉक हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं. जो पूरी बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है. इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिगर मॉर्टिस. ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है यहाँ पे. 132 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल बट मोनोकार्पिक प्लांट? स्ट्रोबिलांथस, वीट, मैंगो या कैबेज? देखिए बेटा, यहाँ पे आंसर लगाएंगे ऑप्शन 1 स्ट्रोबिलांथस. ओके, इट इज अ पेरेनियल प्लांट. Cabbage is a biennial plant, wheat is a annual plant, mango is a perennial plant but it is polycarpic. ठीक है, 134 देखेंगे. Find out the correct match from the following table. पहला है club fungi, exogenous sexual spore, aspergillus. Okay. Imperfect fungi, sexual stage not known, Colletotrichum. And sac fungi, sex organ absent, agaricus. देखिए बेटा, agaricus is बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर जो कि क्लब फंजाई होता है, सैक फंजाई नहीं होता है. एस्परजिलस अगेन ओके, तो थर्ड गलत है. सेकंड जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई, सेक्सुअल स्टेज नॉट नोन, कलेक्टोट्रिकम, ये बिल्कुल सही है. जो फर्स्ट है उसमें एस्परजिलस क्लब फंजाई का मेंबर नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है. ठीक है, और यस, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपका गलत है. जो सेकंड है वो बिल्कुल ही सही है. ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर, इसीलिए थर्ड लगाएंगे. ओनली 2 ऑप्शन.
135 स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा, हाँ जी, टू बी प्रिसाइज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, ठीक है। 136 देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है बेटा। अगेन एनसीईआरटी की स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, और एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल हमने देख रखा है मार्सुपियल्स में, या फिर प्लासेंटल मैमल्स के एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल हमने देखा है इन अदर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, तो याद रखेंगे। 137 देखेंगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, गलत नहीं समझेंगे। नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है जिसकी वजह से नेचुरल लेकिंग ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक होती है, ठीक है। हाउएवर नेचुरल एजिंग के साथ साथ हमने कल्चरल एजिंग भी देखी थी, हाँ जी, कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी हमने देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नेचुरल एजिंग की, करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है मीथेन इज मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, नहीं जी, CO2s, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओजोन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन इन ट्रोपोस्फियर, बिल्कुल सही बात है। ओजोन इज यूजफुल फॉर अस इन स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे कि वो ओजोन लेयर बना रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन UV अम्ब्रेला। लेकिन अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में आ जाए, ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वी ब्रीथ द एयर फ्रॉम ट्रोपोस्फियर, और ओजोन जो है हमारे लिए क्या है? एक पॉइजनस गैस है, इसीलिए ओजोन इन ट्रोपोस्फियर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, ओके, तो ये करेक्ट है। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन मीटर स्केल, गलत है, किस में हम करते हैं? डॉप्सन यूनिट्स में, ठीक है, तो B and D आर इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, 2 स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। 138 the process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point, अच्छा 136 और 138 जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, इसीलिए ऑप्शन सेम होगा, एडेप्टिव रेडिएशन। 139 in sewage treatment plant masses of bacteria associated with fungal filaments to form a mesh like structure are called flocks, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स, ठीक है, जो कि आगे चल करके एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, याद आ गया होगा आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 140 बेटा 140 जो क्वेश्चन है वो एक पुराना क्वेश्चन है, एनीवेज हम लोग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्गी एंड हिज बुक बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया इंक्लूड्स प्रोजोसोफाइटा ग्रुप, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बर्गी प्रोजोसोफाइटा ग्रुप में आपके बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है इन हिज बुक बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, इट इज जस्ट अ फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, ग्रेट। 141 which of the following was a reptilian character of Archaeopteryx? Archaeopteryx याद करेंगे, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड बर्ड, ठीक है, फॉसिल मिला है हमें जर्मनी, बवेरिया जर्मनी से, और इसमें कुछ एवियन कैरेक्टर थे, मतलब बर्ड लाइक कैरेक्टर थे, और कुछ रेप्टिलियन कैरेक्टर थे, इसीलिए क्या है ये कनेक्टिंग लिंक है। नाउ न्यूमैटिक बोन्स, स्ट्रॉन्ग स्टर्नम एंड टिथ एब्सेंट इन जॉ, ये तीनों क्या है? एवियन कैरेक्टर हैं जो कि हमको आर्कियोपेटेरिक्स में मिल रहे थे, ओके। लॉन्ग टेल विथ फ्री कॉर्डल वर्टिब्री इज अ कैरेक्टर ऑफ रेप्टिलिया, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर है, ठीक है। अगर बर्ड होता तो इसमें क्या होता? पाइजोस्टाइल, वहाँ पे जो कॉर्डल वर्टिब्री होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म पाइजोस्टाइल, ठीक है, लेकिन आर्कियोपेटेरिक्स में ऐसा हमको देखने को नहीं मिला, वहाँ में क्या मिला? लॉन्ग टेल विथ फ्री कॉर्डल वर्टिब्री विच इज अ रेप्टिलियन कैरेक्टर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। 142 देखेंगे, कॉल्चिसीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेंबर ऑफ, देखो बेटा कॉल्चिसीन जो होता है वो किससे मिलता है? कॉल्चिकम से, हाँ जी, कॉल्चिकम को ही हम लोग क्रोकस प्लांट भी कहते हैं जो कि लिलिएसी का मेंबर है, ठीक है, छोटा सा हर्बेसियस प्लांट होता है जिसके अंडरग्राउंड पार्ट में एक बल्ब का फॉर्मेशन होता है, और इसी बल्ब से हमको क्या मिलता है? कॉल्चिसीन, और कॉल्चिसीन ये वही कंपाउंड है बेटा जो कि सी माइटोसिस में यूज होता है, कॉल्चिसीन माइटोसिस में, टू मेक टेट्राप्लॉइड फ्रॉम डिप्लॉइड, ओके, तो प्लॉइडी लेवल को डबल करने के लिए हम यूज करते हैं कॉल्चिसीन का, ओके, ग्रेट। तो कॉल्चिसीन
कोलेसिन कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम द लिलिएसी फैमिली। ग्रेट। 143 देखेंगे। 143 बोल रहे हैं इन द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डॉर्सीवेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल लीव्स, ठीक है, प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम रेस्पेक्टिवली सिचुएटेड टुवर्ड्स। देखिए बेटा यहाँ पे ना एक डायग्राम देख लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं डॉर्सीवेंट्रल या आइसोबाइलेटरल लीफ का, तो लीफ तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, इधर लीफ ब्लेड्स होंगे, ठीक है। अब इधर का अगर मान लीजिए कि अपर सरफेस है तो यहाँ पर क्या होगा? सीधा कंटिन्यू एपिडर्मिस होगा, ओके। और नीचे में यहाँ पर क्या होगा? कहीं कहीं पे आपका स्टोमाटा होगा, इधर क्या होगा? स्टोमाटा, करेक्ट। स्टोमाटा होगा, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका एबैक्सियल सरफेस, और ये क्या होगा? एडैक्सियल, ठीक है। तो ऊपर वाला सरफेस को हम बोलते हैं एडैक्सियल सरफेस, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एबैक्सियल सरफेस। डॉर्सल एंड वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। और यहाँ पे अगर आप वैस्कुलर बंडल को देखोगे, वैस्कुलर बंडल, तो यहाँ ऊपर में जाइलम है, नीचे में फ्लोएम है। और फ्लोएम को अगर आप देखेंगे तो फ्लोएम कुछ ऐसा है, नीचे में प्रोटोफ्लोएम है और ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ पर मेटाफ्लोएम। अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं, ये फ्लोएम है यहाँ पर। अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम हम लोग क्या लिखते हैं? बाहर की तरफ प्रोटोफ्लोएम है और अंदर की तरफ यहाँ पर क्या है? मेटाफ्लोएम, ओके। तो याद रखेंगे जब हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम की, तो प्रोटोजाइलम किधर है? एडैक्सियल सरफेस की तरफ, और प्रोटोफ्लोएम किधर है? एबैक्सियल सरफेस की तरफ, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? याद रखेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। 145 देखेंगे। सिनेप्सिस ऑकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस किसके बीच में होता है? बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कब होता है? सिनेप्सिस ऑकर्स ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज। कब होगा? जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ओके, ग्रेट। 145 देखेंगे। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी ऑफ द गार्डन पी प्लांट, जिनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर इसमें लिस्टेड नहीं है। हाँ जी, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेंडल ने यूज नहीं किया था? फ्लावर पोजीशन किया था, सीड कलर किया था, पॉड लेंथ नहीं किया था मेंडल ने, पॉड कलर यूज किया था, पॉड शेप किया था, लेकिन पॉड के लेंथ वाले कैरेक्टर की स्टडी मेंडल ने नहीं की थी, और इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। सीड शेप का भी स्टडी उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। 146 which of the following component is maximum in honey? ग्लूकोज, सुक्रोज, ऐश या फ्रक्टोज? फ्रक्टोज मैक्सिमम होता है हनी में, ओके। 147 which of the following statements is not correct? देखो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर कॉजेज टैकीकार्डिया। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया होता क्या है। टैकीकार्डिया इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो तो इसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। याद कैसे रखेंगे? टैकीकार्डिया मतलब तेज चलना, ओके। तो जब हार्ट रेट तेज हो जाए यानी कि फास्ट हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट स्लो हो जाए तो हम इसको बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या है? डिक्रीज्ड हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए, स्लो हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया। अगर फास्ट हो जाए तो टैकीकार्डिया, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर कॉजेज टैकीकार्डिया। बिल्कुल सही बात है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है यानी कि टैकीकार्डिया होता है। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट।
फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन कॉजेस टैकीकार्डिया। बिल्कुल, फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हो, दौड़ते हो या कोई जिम में जाते हो, तो आपका जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाता है, राइट, यानी कि टैकीकार्डिया होता है। स्ट्रॉन्गर कंडीशन ऑफ हार्ट में लीड टू ब्रैडीकार्डिया। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आपके हार्ट मसल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं तो आपका हार्ट का पंपिंग जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, अधिक होगा, और इसीलिए आपके हार्ट रेट अगर कम कर देंगे तो भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहता है। ओके, तो स्ट्रॉन्गर हार्ट कंडीशन में लीड टू ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आप ठीक से सोचो बेटा, हार्ट का काम क्या था, टू पंप द ब्लड, और हार्ट 1 मिनट में पूरा 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप कर देता है, दैट वी नोन एज कार्डियक आउटपुट, एंड दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, और कार्डियक आउटपुट आपने निकाला कैसे था, याद कीजिए। कार्डियक आउटपुट हम लोग निकालते हैं हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय योर स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हार्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसका मतलब उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अधिक है और आपको कार्डियक आउटपुट सेम रखना है तो हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम, यानी कि ब्रैडीकार्डिया। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्ट्रॉन्गर कंडीशन ऑफ हार्ट में लीड टू ब्रैडीकार्डिया। क्यों? ब्रैडीकार्डिया होने के बाद इससे क्या होगा, आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो सेम रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा, एंड दिस इज व्हाट इज होम्योस्टैसिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है वीकनिंग ऑफ मायोकार्डियम मे लीड टू ब्रैडीकार्डिया। नहीं जी, वीकनिंग ऑफ मायोकार्डियम विल नेवर कॉज ब्रैडीकार्डिया, बल्कि इसकी वजह से हो सकता है कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़े, टैकीकार्डिया करना पड़े। ठीक है, सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज wrong. Okay, 148 देखेंगे, which of the following is a symbiotic nitrogen fixer? symbiotic nitrogen fixer पूछा है। legume plant is not a nitrogen fixer। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते हैं, बैक्टीरिया, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया। ओके, फ्रैंकिया, हाँ जी बेटा, फ्रैंकिया एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, बट नॉट इन लेग्यूमिनस प्लांट, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक एल्नस। ओके, अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। ओके, और बेजरनीकिया, बेजरनीकिया भी क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रैंकिया, ऑप्शन नंबर 2। 149 देखेंगे, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट प्लांट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है ऑफ अ डाइकॉट, सॉरी ऑफ एंजियोस्पर्म, वो क्या होता है, देखिए बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट इज ओव्यूल, ओव्यूल इज योर female gametophyte, especially, sorry, I beg your pardon, embryo sac is the female gametophyte। embryo sac क्या होता है, female gametophyte। embryo sac is the female gametophyte, और embryo sac कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 and this is central cell, यानी कि 7 celled and 8 nucleated। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 7 celled। ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन योर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है, और एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 celled and 8 nucleated। ओके, ग्रेट। 150 देखेंगे, which one is example of alien species? alien species का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, लैंटाना। देखिए बेटा, लैंटाना का पूरा नाम है लैंटाना अमेरिकाना। ठीक है, लैंटाना अमेरिकाना, नाम ही बता रहा है कि कहाँ का नेटिव है, अमेरिका का। ठीक है, तो लैंटाना अमेरिकाना हमारे लिए क्या है, इट इज एलियन स्पीसीज। आइकॉर्निया, आइकॉर्निया इज ऑल्सो known as water hyacinth, terror of Bengal, और ये भी हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है, कहाँ का है, साउथ अमेरिकन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का। पार्थीनियम, पार्थीनियम इज कैरेट ग्रास, और ये भी कहाँ का नेटिव है, अमेरिका का।
हमारे यहाँ के लिए ये तीनों प्लांट क्या है, एलियन स्पीसीज हैं। ऑप्शन नंबर 4। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोटर नर्व। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन में जो 4 दिए गए हैं चारों के चारों क्रेनियल नर्व्स हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी ये तीनों सेंसरी होते हैं। हाइपोग्लोसल इज योर 12th क्रेनियल नर्व एंड इट इज मोटर। और ये क्या करता है, ये आपके टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, ओके। सो आंसर 4th होगा। 152 देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit known as artificial kidney, heart lung machine, EEG या ECG। देखिए बेटा, artificial kidney में हम ब्लड को डालेंगे फॉर हीमोडायलिसिस, क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा। इसी को हम डायलाइजिंग यूनिट भी बोलते हैं या हीमोडायलाइजर भी बोलते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। ओके, देन व्हाट इज हार्ट लंग मशीन? हार्ट लंग मशीन इज आर्टिफिशियल लंग या आयरन लंग बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अगर किसी को चेस्ट कंजेशन हो रहा है तब हम उसको कहाँ डालेंगे, हार्ट लंग मशीन पे। EEG क्या है बेटा, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम है, एंसेफेलोग्राफ है ये, इसका हम यूज करते हैं ब्रेन मैपिंग के लिए। ECG आपको पता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये हम करते हैं टू मॉनिटर दी हार्ट एक्टिविटी। ओके, 153 What will happen if ligaments are cut? देखो बेटा, ligaments are connective tissue. Okay, these are regular connective tissue और ये करते क्या है, बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। इफ आई शो यू, मान लो कि ये एक बोन है और ये यहाँ पे दूसरा बोन है, इन दोनों बोन को कनेक्ट कौन कर रहे हैं, लिगामेंट्स। जरूरी नहीं कि एक लिगामेंट और एक से अधिक लिगामेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए इन लिगामेंट्स को हम कट कर देंगे तो क्या होगा, बोन्स विल बी अनफिक्स्ड। जो बोन है वो अनफिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐसे डिसलोकेट कर जाएंगे, वो अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वहां पे फ्रीली मूवमेंट भी नहीं होगा। ओके, इनफैक्ट मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। ओके, सो अगर आपने लिगामेंट्स को कट किया है तो बोन्स विल बिकम अनफिक्स्ड। ग्रेट। तो 153 का ऑप्शन 3। 154 देखेंगे। व्हाट इज 154? पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग पेड़ कम काटेंगे तो CO2 का लेवल जो है, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर हम फॉसिल फ्यूल का कम यूज करेंगे तो CO2 का प्रोडक्शन कम होगा एंड CO2 इज द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज विल कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सही बात है। स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल्स ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सही बात है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई? क्योंकि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगा तो कमोडिटीज, एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओवरऑल CO2 प्रोडक्शन में क्या होगी, कमी आएगी एंड दिस विल कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 3 ABCD। 155 देखेंगे। यहाँ पे पूछा है विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन एंड देयर इज अ टेबल, आपको मैच करना है बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स पोजीशन एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का देखते हैं। पिट्यूटरी, पोजीशन ब्रेन में होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रमोट्स बॉडी ग्रोथ, ये भी सही है। थायराइड, जंक्शन ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, बिल्कुल सही बात है, पोजीशन सही है। मेंटेन्स BMR, ये भी सही है। एड्रीनल ग्लैंड सुपीरियर टू किडनी, सही है। एड्रेनलिन सिक्रीशन करता है, ये भी सही है। पीनियल ग्लैंड नेक रीजन में नहीं होता है, कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। एंड इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन, फंक्शन सही है लेकिन पोजीशन गलत है, इसीलिए इन सब में से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, 4th। 156 देखेंगे। कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन, देखिए बेटा ये लिंकेज वाला क्वेश्चन है। थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो मेल ड्रोसोफिला होते हैं उनमें द आई कलर जीन एंड द विंग साइज आर लिंक्ड जीन्स, और वो कंप्लीट लिंकेज, सॉरी
आई कलर एंड बॉडी कलर के जो जीन है वो कंप्लीट लिंकेज को शो करते हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा, मेल ड्रोसोफिला। ओके, सो कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन केस ऑफ मेल ड्रोसोफिला। याद रखेंगे, ये डेटा है। 157 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल करेक्ट है। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिट्स कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, फॉल्स बैक्टीरिया नहीं है, इट इज अ ट्रू बैक्टीरिया। सो ये स्टेटमेंट गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर है। फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड एल्गल फंजाई, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे। 158 देखेंगे, कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन, अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, मेल ड्रोसोफिला हो गया आंसर। 159 देखेंगे, इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 35 डेज, हाँ जी 28 की जगह कितना हो गया 35 डेज, देन व्हाट इज रिस्क पीरियड। ठीक है, रिस्क पीरियड क्या है, देखो यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का कर दिया है, 35 डेज। ओके, तो सपोज कीजिए कि ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इसमें ये पूरा का पूरा साइकिल कितने का है, 35 डेज का। ओके ना, यहाँ पे आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो ओव्यूलेशन 16th डे पे ना होकर के इट विल बी अराउंड समवेयर 17th डे पे, कहाँ होगा, समवेयर अराउंड 17th डे पे। ओके, इसीलिए 17th डे पे होगा और 17th से ऑलमोस्ट आप एक वीक लीजिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग लेंगे कि ऑलमोस्ट 16 से लेकर के 24 तक का जो पीरियड होगा ये क्या होगा, इट विल बी अनसेफ। यहां से यहां तक लेकर के क्या होगा, सेफ पीरियड होगा, एंड अगेन दिस विल बी अ सेफ पीरियड। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो 17th डे है यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इट विल बी द डे फॉर ओव्यूलेशन। मिड ऑफ द साइकिल पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, 35 डेज का है। हम लोग मान लेते हैं कि 17th डे पे अगर ओव्यूलेशन होगा तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले से हमने अनसेफ पीरियड ले लिया है फॉर अ वीक अप टू 24th। तो 16 to 24th डे क्या होगा आपका, इट विल बी अ रिस्क पीरियड या अनसेफ पीरियड, और 0 से लेकर के 16 तक सेफ पीरियड होगा, और फिर से 24 से लेकर के 35 क्या होगा, सेफ पीरियड होगा। ग्रेट। 159 के बाद 160 देखेंगे बेटा। 160 द क्वेश्चन सेज नॉट ट्रू फॉर वर्नेलाइजेशन। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा वर्नेलाइजेशन के लिए ट्रू नहीं है। लेट मी रिकॉल कि वर्नेलाइजेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर ऑन द जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग पैटर्न ऑफ अ प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन। ठीक है, अब देखो वर्नेलाइजेशन के लिए कौन सा सही नहीं है, इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, इट इज करेक्ट, एनसीईआरटी की सीधे सीधे लाइन है ये। नीड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। वर्नेलाइजेशन में कोल्ड टेम्परेचर के सेंसेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एम्ब्रियो टिप, एम्ब्रियो टिप इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी सही है। वाटर इज नॉट नीडेड, दिस इज इनकरेक्ट, वाटर इज नीडेड, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, वाटर इज नीडेड फॉर वर्नेलाइजेशन। ठीक है, sugar beet is a biennial plant and can be made annual plant by vernalization, this is a correct statement. Okay, तो not true कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। 161 देखेंगे, in mammalian ear a membrane structure which separates scala vestibuli and scala media is scala vestibuli and scala media। देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं इनर ईयर की, मैमेलियन इनर ईयर की, तो वहां पे हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखा था, कुछ ऐसा दिखा था। यहाँ पर आपके पास एक स्काला वेस्टिबुली था, ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये ऐसा था कुछ,
यहाँ पर हमारे पास स्कैला मीडिया है और यहाँ पर ये क्या है, स्कैला टिम्पैनी, ये क्या है, स्कैला मीडिया। ये जो मेम्ब्रेन है इसके बारे में पूछ रहा है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेजिनस मेम्ब्रेन। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रेजिनस मेम्ब्रेन। ओके, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिलियर मेम्ब्रेन। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 रेजिनस मेम्ब्रेन। 162 पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज लिक्विड एंडोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिनकाइशियल एंडोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ये भी सही है, एंडोस्पर्म है और वो भी एंजियोस्पर्म का है, ये क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, नहीं जी, जो एंडोस्पर्म होता है इन एंजियोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड होता है और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बनता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या है, इनकरेक्ट है। 163 देखेंगे, ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू मोर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन का अधिक सिक्रीशन हो, हाइपर सिक्रीशन हो, तो उससे एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ओके, एंड इट हैपेंस मेनली बिकॉज ऑफ कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, 164 देखेंगे, submerged hydrophyte exchange gases through submerged hydrophyte like Vallisneria, like Hydrilla, इनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, क्या ये स्टोमाटा के थ्रू होता है, लेंटिसेल के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है। यहाँ पे ना ही स्टोमाटा है ना ही लेंटिसेल है, बल्कि जनरल बॉडी सरफेस से यहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 165 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन। देखिए बेटा, हाइपरटेंशन देखो, आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80। अगर इससे अधिक हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। कितना अधिक, 140/100 हो जाए, ये सिस्टोलिक और ये क्या है, डायस्टोलिक। ओके, सिस्टोलिक अगर 140 हो जाए, अगर डायस्टोलिक 100 हो जाए, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन कब बोलेंगे, हाइपोटेंशन अगर ये कितना हो जाए, 110/70, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। हाँ जी, ओके, या फिर थोड़ा और हो जाए 100/70, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। ओके, तो हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, 140/100। 166 देखेंगे, द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, देखिए ये फैक्ट है, सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ओके, ऑप्शन नंबर 2। 168 देखेंगे, द मेजॉरिटी ऑफ बैकुलोवायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन द जीनस, ओके, आर इन द जीनस। तो जो भी बैकुलोवायरसेस होते हैं इनको हम यूज करते हैं एज अ स्पेसिफिक पेस्ट कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट सर्टेन इंसेक्ट्स एंड मोलस्कन्स। हाँ जी, मोलस्का के अगेंस्ट या सर्टेन इंसेक्ट के अगेंस्ट बैकुलोवायरसेस क्या होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे वायरसेस वायरस के एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, एनसीईआरटी की स्ट्रेट लाइन है ये, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 169 देखिए, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंसुलिन। इंसुलिन फ्रॉम इंसुलिन सोर्स मे डेवलप एलर्जी इन सम पेशेंट्स, बिल्कुल सही बात है, इट इज करेक्ट। Recombinant insulin do not induce unwanted immunological response, this is also correct. C-peptide is not present in matured insulin, बिल्कुल सही बात है। Insulin can be administered orally to diabetic patients, this is incorrect. इंसुलिन को हम ओरली नहीं दे सकते, क्यों, अगर ओरली देंगे then it will go into our stomach and
इंटेस्टाइन जहाँ पे कि प्रोटीज एंजाइम इसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे इनटू अमाइनो एसिड एंड इट विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, इसीलिए हम इंसुलिन, क्योंकि एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, इसीलिए हम इसको ओरली नहीं दे सकते, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इट हैज टू बी इंजेक्टेड। ठीक है, यूजुअली हम इसको कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो ए बी सी आर करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। 170 आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। चेस्ट एक्सपैंड्स बिकॉज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, ओके, और आपका जो चेस्ट है वो एक्सपैंड करता है। चेस्ट एक्सपैंड बिकॉज एयर एंटर्स इनटू लंग्स, नहीं जी, चेस्ट एक्सपैंड करता है उसकी वजह से एयर लंग्स में आती है, नॉट वाइस वर्सा, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन होता है, ओके। फोर्थ स्टेटमेंट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल कंपाउंड देन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज रॉन्ग। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब CO2 बाइंड करता है, एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फार मोर स्टेबल देन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एज वेल एज देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कौन होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सबसे कम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 4, ओके। 171 देखेंगे, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, ओके, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है और ये हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हैप्लॉइड एंडोस्पर्म ही बनता है। ग्रेट। 172 plant classification proposed by Carolus Linnaeus was artificial because it was based on, हाँ जी, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, only a few morphological characters like shape of the leaf, size of the leaf, venation and number of stamens, ठीक है, टाइप ऑफ स्टैमेंस, इन्हीं सब पे ये बेस्ड था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सॉरी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ओके। 173 देखेंगे, रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन। ठीक है, रूट में आपने पढ़ा था कि 3 जोन था, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन। रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैचुरेशन जोन में, ओके। सो ऑप्शन 4। 174 देखेंगे, रीड द फॉलोइंग केयरफुली, न्यूट्रोफिल, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफाज, बी लिम्फोसाइट, NK cells, T lymphocytes, thrombocyte. How many of the above cell constitute cellular barrier of innate immunity? ध्यान रखिए, innate immunity के कौन कौन से सेल्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, हाँ, मोनोसाइट्स, यस, मैक्रोफाज, यस, बी लिम्फोसाइट, नो। बी लिम्फोसाइट किसका पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। NK सेल्स दोनों का पार्ट है, इनेट का भी और एक्वायर्ड का भी, इसीलिए हम यहाँ पे इसको काउंट करेंगे। टी लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। थ्रोम्बोसाइट किसी इम्यूनिटी में इसका रोल नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग में है। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज एंड NK सेल्स आर पार्ट ऑफ सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। 1 2 3 4 सेल्स, ऑप्शन नंबर 2। 175 squamous epithelium is meant for diffusion boundary, secretion and absorption, movement of particles, D all। देखिए बेटा, स्क्वामस इपिथेलियम से कभी भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसके लिए या तो क्यूबॉइडल लगेगा या कॉलमनर इपिथेलियम लगेगा, ठीक है। स्क्वामस कभी भी सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, याद रखेंगे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कब होगी, जब उस पर सीलिया लगा हो, और सीलिया स्क्वामस इपिथेलियम पे नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए स्क्वामस इपिथेलियम का सिर्फ आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओनली डिफ्यूजन बाउंड्री, ऑप्शन नंबर 1। 176 देखेंगे, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, A B C आपको आइडेंटिफाई करना है।
A is your cytokinesis, B is your prophage, and C is G naught phage. Option number 4. 177. Which of the following fatty acid will increase obesity more? देखो फैटी एसिड्स अगर आप खाएंगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा किससे बढ़ेगी ये पूछ रहा है सवाल। पाल्मिटोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, स्टीयरिक एसिड या लिनोलेनिक एसिड। देखिए बेटा याद रखिएगा, जो भी आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो जाता है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म आसानी से नहीं होता है, इसीलिए दे कॉजेस ओबेसिटी। ओके, नाउ आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस स्टीयरिक एसिड क्या है? आपका एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड पाल्मिटोलेइक एसिड, ये तीनों क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसीलिए ओबेसिटी ज्यादा किससे बढ़ेगी? स्टीयरिक एसिड से। ओके, ऑप्शन नंबर 3। 178 देखेंगे, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो फिगर है वो किसका है? नीडोब्लास्ट सेल का है, और ये इसको हम और क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। कहाँ मिलता है? सेलेंट्रेटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 179 देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन, अच्छा, इन फोटो रेस्पिरेशन डीएमिनेशन टेक्स प्लेस इन। फोटो रेस्पिरेशन में डीएमिनेशन जो है वो होता है, पहला डीएमिनेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा डीएमिनेशन होता है पेरोक्सिसोम में। ठीक है बेटा, याद कीजिए कि डीएमिनेशन का मतलब होता है अमीन ग्रुप का रिमूवल, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि जब 2 ग्लाइसिन से एक सेरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे एक अमीन ग्रुप का रिमूवल होता है, डीएमिनेशन होता है, एंड दिस हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हम क्या देखते हैं, सेरीन से जब आपका हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनता है इन पेरोक्सिसोम, तो वहाँ पे भी एक डीएमिनेशन होता है। ठीक है, तो 2 डीएमिनेशंस होते हैं इन C2 साइकिल। फर्स्ट वन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन इज इन पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ इन पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3। 180th क्वेश्चन देखेंगे, 180। क्रोमोसोम नंबर 2n-1 इज एन एग्जांपल ऑफ 2n-1। 2n-1 क्या होता है? मोनोसोमी। जैसा कि हमने कहा देखा था, इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम 2n क्या है हमारा? 46 - 1 क्या हो जाएगा? 45। हमने देखा था 44 + XO, यहाँ पे O क्या है? माइनस है, यानी कि 2n-1 टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा था। करेक्ट, तो 2n-1 क्या होता है? मोनोसोमी। ओके, so scholars, these were our 90 questions of MJT3 biology section. I hope you have liked the discussion session, the paper discussion of this particular test, and again I would say कि बहुत ही कम टाइम बचा है, जी जान लगा दो, अच्छे से पढ़ो। ओके, एंड बायोलॉजी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड हम लोग फिर से मिलेंगे विद अ पेपर डिस्कशन ऑफ मेजर टेस्ट 4। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए।